नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है मेरे मीत के पाथ्य। बचपन की यादें जब भी करवट लेती हैं, याद आता है नेपाल की तराई में बसा हरियाली से घिरा हुआ अपना ननिहाल। इस छोटे से गांव का गर्मी के मौसम के साथ यादों का बड़ा गहरा नाता है। बचपन की लगभग हर गर्मी यहीं बीतती थी। एक छुट्टी बिताकर शहर लौटते ही दूसरी छुट्टी का इंतजार शुरू हो जाता था। ऐसे में साल कब सरक जाता पता ही नहीं लगता था। दुष्यंत के संग विवाह के साथ ही इस गांव से जुड़े तार धीरे धीरे टूटते गए। उच्च पदस्थ पति के सानिध्य और विवाहित जीवन के किलोल ने इस सुविधा विहीन गांव की यादें धुंधला दी। नहीं सोचा था कि सुकून की तलाश में लौटकर फिर उसी भूले बिसरे गांव में एक दिन आना होगा। आम, शीशम, कटहल के बगीचे बेतरतीब बन उठे रिहायशी इलाकों के बीच कितने सिमटे सहमे से लग रहे हैं। बिजली और टेलीफोन के तारों ने इस पक्षी कलरव मुखरित कानन के प्राण सोख लिए। ऐसा लगता है कितना कुछ बदल गया है अब यहाँ। गोबर से लिपे ढेकी बखार वाले जिस गांव की स्मृति मैं 15 वर्ष पूर्व अपने मन में संजोए यहाँ आई थी, वह ऐसा तो कतई नहीं था। तब क्या मेरी पान परिवर्तन की इस आंधी से अपने आप को बचाए रख पाई होगी। मैं तो अपनी उसी निश्चल पान से मिलने की ललक लिए चली आई हूँ अकेली, जो मित्र, गुरु, मार्गदर्शक सब कुछ थे मेरे लिए। मन बार बार पान की यादों के इर्द गिर्द भटकने लगा। मेरा मन पान के सानिध्य की शीतल बौछार के लिए तड़प रहा था। पान मेरे बचपन की निश्चल सहेली। पान से रक्त का नाता दूर दूर का न होते हुए भी हृदय का नाता अत्यंत निकट का था। यूं तो उसका नाम था वृंदा, पर हम दोनों के 5 वर्ष की आयु में आपस में मित बांधकर अपने संबंध को यह नया उपनाम दिया था, पान। आधुनिक संस्कृति के फ्रेंडशिप डे की भांति यहाँ मित बांधना किसी एक दिन का प्रतीक न होकर जीवन प्रयत्न का पर्व होता है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मित्रता की पौध रोपना सिखाया है। इस अंचल की हवा में पत्तों के संपदन में ऐसे कितने किस्से हैं जो प्रतिध्वनित हो होकर नई पीढ़ी के मित्रों में एक दूसरे के लिए जीवन जीने मरने की अभिलाषा को हवा देते हैं। मीत की खातिर कोई पेड़ पर लटक गया, कोई पोखर में डूब मरा, तो किसी ने धतूरे के बीज ही चबा मारे। ऐसे किस्से जब जब अपनी वृंदा के मुंह से सुनती, उसके प्रति मेरे स्नेह और आस्था के वजन में उतनी ही वृद्धि होती जाती। वृंदा बताती कि मीत भांति भांति के हो सकते हैं, मसलन प्राण प्यारी सुपारी, पान, सराता, फूल, बंधु, मीता। मुझे 5 वर्ष की आयु में वृंदा से अपना मीत बंधवाना आज भी अच्छी तरह से याद है। वृंदा ने हम दोनों के सामने यह हम उम्र गवाह को खड़ा किया, जिसने दोनों के कान में शपथ जैसा कुछ पढ़ा। क्या पढ़ा था ये तो याद नहीं, पर तात्पर्य शायद यही था कि आज जन्म हम अपनी मित्रता को पूरी निष्ठा से निभाएंगे, और यदि भूल कर भी एक दूसरे को किसी ने पान के सिवा किसी और नाम से संबोधित किया तो उसे फलना फलना जानवर की गंदगी चखनी पड़ेगी। अंत में हम दोनों के बीच एक सुपारी का एक्सचेंज हुआ, और बस दिल के कागज़ पर स्नेह की इबारत लिख दी गई, वो भी पक्की स्याही से। मेर पर चलते, पोखरों में तैरते हम बढ़ रहे थे। पहले तो मैं सुख चाहती, पर वृंदा का जब जब मुझे पान कहकर पुकारना मेरे मुंह में चाशनी सी घोल जाता। धीरे धीरे मेरे संकोच के बंधन ढीले पड़ने लगे और होंठ कब पान कहने में अभ्यस्त हो चुके, मुझे पता ही नहीं चला। 11 महीने बाद हर गर्मी की छुट्टियों में जब हम मिलते, पान के साथ बिताए 2 माह मेरे जीवन के स्वर्णिम दिन होते। 2 महीने पान और मैं और पान, दिनचर्या का यही स्वरूप रहता। पान मुझसे बड़ी थी, शायद 2-2.5 बरस। गोबर से आंगन लीपना, मछली पकड़ना, चक्की ढेकी चलाने के साथ साथ पान ने ही मुझे किशोरा अवस्था की पहली घुट्टी पिलाई थी। किसी
गंभीर मसले को समझाने का उसका तरीका निराला था। हर मुद्दे पर अपने सतरंगी उदाहरण तैयार रखती, वो भी डबल तर्के के साथ कि भुल्लन ठाकुर आजकल किसके संग लटपटा रहे हो, या कंजू राय की बेटी पढ़ने के बहाने जोगी मिस्र से सटर पटर करती कैसे पकड़ी गई। सवेला भरे यौवन की दहलीज पर फिसलन से बचने का उसका पाठ आज भी मुझे कंठस्थ है। शादी के बाद शुरू में उसके पत्र निरंतर आया करते, पर ज्यों-ज्यों व्यस्तताओं में रहते मेरे उत्तर की सरिता सूखती गई। पान के पत्र आने स्वतः बंद हो गए। पिछले 15 वर्षों से संपर्क तो लगभग टूट सा गया था। घर पहुंची तो मामा मामी का आतिथ्य मन को छू गया। लंबे अंतराल के बाद भांजी मिलने आई है जानकर वे गदगद थे। पान के विषय में बातचीत हुई, वह यही थी। मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। मामी को बोल संदेश भिजवा दिया। जीवन में समायोजनों की विफलताओं या प्रतिकूलताओं की इस घड़ी में 1000 किलोमीटर दूर से भ्रमण मात्र या अतीत चिंतन के लिए तो निसंदेह नहीं ही आई थी। एक चाहत थी कुछ ऐसा पाने की जिससे उबर सकूं अपने उपेक्षित, गतिहीन और नीरस हो चुके जीवन से। मन फिर उलझ गया जीवन की उन गुत्थियों को सुलझाने में जो उलझ गई है पिछले 1 दशक से। दुष्यंत के संग बिताया शुरुआती समय मेरे लिए अब सुनहरा अतीत मात्र था। जीवन मंथर गति से चल रहा था, बिना हिचकोले। बोर्डिंग में पढ़ते दोनों बच्चों और ज़्यादातर टूर पर रहने वाले अति व्यस्त पति, इन 2 ध्रुवों के बीच का गतिहीन जीवन कुछ समय से मेरी सांस रोकने लगा था। दुष्यंत की अति व्यस्तता मन में फांस भी चुभती रही। उनकी आंखों में अपने प्रति उपेक्षा के सघन डोर देख मन कांपता रहता था। बहुत सी व्यस्तताएं हैं। सफल पुरुष पत्नी के पल्लू में बंधा फिरता शोभा देता है कहीं? बहलाने के लिए अपने आप को फटकारती। ऐसे में पान और याद आती। परंतु जीवन जब निस्सार दिखाई पड़ने लगे तो उसे अधिक समय तक बहलावे में रखना आसान नहीं होता। सफ़र की थकान और इन्हीं सब विचारों में कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। इट हैपेंस। स्वीकार क्यों नहीं कर लेती कि हमारे बीच अब वो सब नहीं रहा जो पहले था। हमारे बीच के बासीपन को दूर करने के लिए क्या कभी तुमने प्रयास किए? रिश्ते के इस ठंडेपन के लिए मुझसे ज़्यादा तुम दोषी हो। व्यस्त रहता हूँ, बाहर जाकर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हें शिकायत होती है। शिकायत सिर्फ मुझसे ही क्यों, अपने आप से क्यों नहीं? बुरा मत मानना, आई नीड स्पेस। तुम्हारी कचहरी में सलाम बजाता रहूं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। भीतर से किसी वातायन में तब्दील हो चुका मेरा शरीर भीषण झंझावत में उलझकर रह गया था। उन्हें सुनने का धीरज किसमें था अब? मैं तो चीख रही थी जोर जोर से, इस जीवन को मात्र जीने भर के लिए जीती चली आ जाऊं, वो भी अपनी दया पर नहीं, अपने आत्मसम्मान की बलि देकर। कभी नहीं। अपनी इस मुर्दा आत्मा पर संस्कारिता का दुर्ग नहीं बनाना मुझे। कितनी आसानी से कह दिया आपने। इट हैपेंस। आपको स्पेस चाहिए। थोड़ा क्यों, पूरा लीजिए ना। मैं चली जाऊंगी आपके जीवन से दूर हमेशा के लिए। उठो ने, कोई मुझे झंझोर रहा था जोर जोर से। ने उठो, मैं वृंदा, तुम्हारी पान। हाँफती आंसुओं में तर उठ बैठी, जैसे मीलों दौड़ लगाकर आई हूँ। मसहरी में बैठी वृंदा मेरे बाल सहला रही थी। स्वप्न में कहे दुष्यंत के निष्ठुर शब्दों ने, जो यथार्थ में भी कुछ ऐसे ही थे, मेरे 15 वर्षों की तपस्या को पल भर में निस्वर्थ कर दिया था। दोनों गले लगकर सिसकती रही देर तक। पान के आंसू सात्विक मित्रता से भीगे थे और मेरे रोते रोते मेरी हिचकी बंद हुई। शाम ढले, वृंदा मुझे टीले वाले काली मंदिर में ले गई। वृंदा के शरीर से यौवन की प्रत्यंचा छूटी नहीं थी अभी। शरीर में वैसा ही कसाव, यही आलतई गोरा रंग। सिंगार के नाम पर मात्र माथे पर बिंदिया और मांग में भरा ढेर सारा कलकतिया इंगूर। उसका ललछोहा रूप मुझ में हीन भावना भर रहा था। वृंदा निहार रही थी मुझे एकटक। पाहुन नहीं आए? फिर जवाब भी उसी ने दिया।
व्यस्त होंगे। ये मर्द भी बड़े अजीब होते हैं, पहले तो चिपकाए साथ घूमते हैं, फिर एकदम से व्यस्त हो जाते हैं। है न पान, कहीं इसकी तीव्र घ्राण शक्ति ने कुछ सूंघ तो नहीं लिया? विषय बदलने का भरपूर प्रयास कर पूछा मैंने। जीजाजी कैसे हैं? तो वे बोली, पहले जैसे पहले थे। और कैसे? मेरा मतलब क्या अभी भी उनका अपनी भाभी से? यानी? मैं हकलाने लगी थी। क्या 15 साल बाद इतनी दूर से यही पता करने आई हो पान? सकपका सी गई मैं। उसका स्नेह भरा हाथ मेरी पीठ पर था। घर पर सब ठीक तो है? मन का गरल बह निकला आंखों के रास्ते। कैसे कह दूं सब कुछ छोड़कर आई हूँ तुमसे सामंजस्य की परिभाषा जानने। क्या कहूँ कि दुष्यंत का सामप्य दम घोटू है, पर कहूँ कैसे? कहीं सब के सब मेरे संबंधों की दरार में से झांकने लग गए तो? मेरे मन की गठरी का वजन वृंदा ने तौल लिया था शायद, तभी तो बिना किसी प्रस्तावना के आप ही विषय वस्तु पर आ गई। पहले तो सिंहासन पर बिठा उन्हें पूछते रहे हम, पर जिस दिन देख लिया अपनी आंखों से अपनी ही भौजाई के संग, जी किया घसीट कर उन्हीं को धूल में लापट के। रोते चौखट से माथा कूटते, पर सुनवैया था कौन? रूप रंग में हमसे 19 ही ठहरी थी वो, पर कसीदे उसी के नाम के कटते। रात रात का रत जगा हम करते, पर उनके खराटे वहीं निकलते। जुकाम हमें होता, बाम उसे मला जाता। पैर हमारे भारी हुए, इमली अमरूद वहाँ पहुँचाए गए। जाने कौन सा काला जादू जानती थी कलमुही की, कट के रह जाते हम। घुटने पर टोड़ी रखे बैठी रही वह थोड़ी देर चुपचाप। मेरी आत्मा ने अपने भीतर पसरे अहंकार को डांट लगाई। एक ये है जो चरित्रहीन लंपट पति के साथ निभा सकती है। तुझे आत्म केंद्रित पति खरा लगने लगा। धीमे स्वर में उसने फिर कहना प्रारंभ किया। मन करता अलगौछा कर ले, फिर दूध मुँहे बच्चे देखती उन्हें कैसे बांटते। बच्चे तो उन्हें भी प्यारे थे, अपने जो थे, पराए तो हम ही थे। पर हमने ही धीरज का साथ ही नहीं छोड़ा पान। इन्हीं काली मैया पर भरोसा था, सो डटे रहे आंख मूंद कर। हमारे हिस्से का दुर्भाग्य हमारा था। बिना किसी से कुछ कहे अपना धर्म निभाते रहे चुपचाप। रोज की लटर पटर वैसे भी जरा कम ही लुभाती थी हमें, तुम भी जानती हो। यही कहकर समझा लेते मन को कि चलो एक जिम्मेदारी से तो मुक्ति है। एक दीर्घ निश्वास से यह अंतिम वाक्य समाप्त किया उसने। कितनी आसानी से कह गई वृंदा इतनी बड़ी बात। मानवीय संबंधों के जटिल समीकरणों का इतना आसान हल कहाँ से सीखा इसने? किसी पोथी में? बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, सब सुनते समझते थे। अजीब अजीब सवाल करते बाप से, तो बेचारे में मुंह चुराते फिरते। चोर की दाढ़ी में तिनका जब झंखार जितना फैल जाए तो छिपता है कभी। एक समय आया जब झूठी परीत उन्हें खुद ही बोझ लगने लगी। समय के साथ उम्र की धार ढली। जो रस पगे शब्द उसके लिए गढ़े जाते थे हम पर खर्च होने लगे। अब तो घर की देहरी लांघने से पहले 100 बार हमसे पूछते हैं। हमने भी उनसे कभी कैफियत नहीं मांगी। पति और पिता होने का उनका मान बने रहने दिया घर में। बांस के झुरमुट के पीछे छिपा सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। वृंदा चुपचाप आंखें मूंदे होठों में कुछ बुदबुदाने लगी। ढलते सूर्य को मानसिक अर्घ्य दे रही थी शायद। गंभीर स्वर में कहना उसने जारी रखा। बीता समय लौटा कर वापस लाया तो नहीं जा सकता पान, पर हमारी सुहाग पेटरी हमें वापस मिल गई। अब और कोई साध नहीं जीवन से। भीतर के ओज से उसका चेहरा दमक रहा था। मेरी तार्किक बुद्धि उकसा रही थी मुझे कि कुछ ऐसा पूछ लूं जिससे उसके हृदय तल में छिपे कुछ और सीप हाथ लग जाए। कहना कितना आसान है पान, पर माया से परे कौन सा सका है। सांप को देखा होगा तुमने, कभी गौर किया है? बिना हाथ पैर के पूंछ बना पेट के बल कैसे चलता है घिसट कर, पर उसके शरीर पर कोई भूल से भी पैर रख दे तो कैसे उछलकर फुफकारता है। फिर हम तो मनुष्य हैं, समक्ष है, विवेक है और बुद्धि हमारे शस्त्र हैं। जो कह दे हमने माया त्याग दी,
सबसे बड़ा मिथ्यावादी है। तुम्हारा धैर्य क्या कभी पलटवार करने की प्रेरित नहीं हुआ? उत्तेजना से मैं हाँफने लगी। तूने भी अपना आदर्श चुना तो किसे? सांप जैसा तुच्छ प्राणी को। जो सीख लेने ही है तो प्राकृतिक को अपना आदर्श बना, जिसने सिर्फ देना ही जाना है। प्राकृतिक को पलटवार करते या प्रतिदान मांगते देखा है कभी? विवेक और बुद्धि होने का अर्थ यह नहीं है कि दान का प्रतिदान मांगने तराजू लेकर बैठ जाएं। हम स्त्री हैं पान, कोई पंसारी नहीं। हम जननी भी हैं, जिसे ईश्वर ने प्रकृति की प्रतिकृति बनाया है। पुरुष तो पवन के समान है, जो स्वभाव से ही चंचल है। उसे बांधे रखना बहुत कुछ स्त्री पर निर्भर करता है। हवा काबू में रहे, इसके लिए प्रकृति कैसे कैसे रूप धरती है। नदी, पहाड़, जंगल को धारा है उसने, तभी तो हवा पर लगाम है। प्रकृति के ये सब जतन न करे तो धरती पर कैसा हाहाकार मचे। तनिक सोचो तो। मन कर रहा था वृंदा बोलती रहे और मैं सुनती रहूं। मुग्ध थी मैं इस अल्प शिक्षिता के पांडित्य पर। मेरी समस्त डिग्रियां उसके ज्ञान के समक्ष बौनी थी। अंधेरा फैल चुका था। मैं उठने का उपक्रम करने लगी तो उसने पकड़कर फिर बिठा लिया। सुन, तुझे याद होगा अम्मा हम दोनों को जब किस्सा सुनाया करती तो तू सारा किस्सा पीती रहती थी गुट गुट कर, और मैं कुंभकर्ण बनी बीच में ही सो जाया करती। कहते हैं कहानी अधूरी छोड़कर सो जाओ तो बटोही राह भटक जाता है। इसलिए मेरा बटोही कुछ समय को राह भटक गया था रे। पर तेरा पथिक पाहुन तो सही राह चल रहे हैं ना? चिर परिचिर 1.5 इंच की मुस्कान लिए मुझे देख रही थी वृंदा। आहा, नहीं तो ऐसी मातमी सूरत काहे बना रखी है मरी? जो आज तक नहीं भटके तो इस सूरत को देख देख कर जल्दी ही भटक जाएंगे बेचारे। क्या समझी? चल उठ, इससे पहले कि देर हो जाए, कहकर मुझे घसीटकर एक पल में खड़ा कर दिया उसने। संघर नीरवता को चीरती उसकी खिलखिलाहट दूर तक फैल गई। मेरी तंद्रा टूटी। सचमुच कहीं देर करके मैं अपना सर्वनाश ही न कर बैठूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पथिक भी राह भूलकर दुष्यंत का ध्यान आते ही हठात उठ बैठी। अंधेरे में मेरा हाथ पकड़े वह उबर खाबर रास्ते से उतार रही थी। मुझे लग रहा था जैसे जीवन की पथरीली पगडंडी पर हाथ पकड़कर चलना सिखा रही हो पान। मुझे तेरे ताले की कुंजी हाथ लग गई थी। ऐसा लगा जैसे मीलों लंबी यात्रा निरर्थक नहीं गई। उसका कहा एक एक शब्द मेरे कानों में अब भी गूंज रहा था। प्रकृति को अपना आदर्श बना। प्रकृति को प्रतिदान मांगते देखा है कभी? हम स्त्री हैं, कोई पंसारी नहीं। मेरे अनुत्तरित प्रश्न का समाधान मुझे मिल गया था। यही था मेरे मीत के लिए मेरा पाथ्य। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।